एक दिन मैं गा रही थी तो मेरे पापा ने मुझे सुना, ये तो सही गा रही है। जिस शो में आप जाते हैं कम से कम एक कोई गाना होता है जिसको मैं जरूर गाऊंगी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किन से सीखा था? जिससे मुझे जो ज्ञान मिलेगा हाँ। मैं वहां से लपेट लूं। आप कह सकते हो एज ए गुरु, जिनका नाम है रोशन भारती। जीटीवी का सफर कैसा रहा? 250 कंटेस्टेंट थे जो अच्छा गा रहे थे, उसमें टॉप 26 तक मैं पहुंची। आपने तो एक बैंड भी बनाया अपना। मेरा बैंड है स्वधा के बैंड। सुनिधि जी का भी स्टाइल फॉलो करती हूँ। हाँ। मैं कॉपी नहीं बोलती वर्ड कि मैं हाँ। उन्हें कॉपी करती हूँ, मैं बिल्कुल। फॉलो करती हूँ, मैं सीखती हूँ। मुझे विश्वास है महादेव पर हाँ। कि मेरा टाइम आएगा जरूर। फिर कोई भी ऐसा गाना जो मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है मुझे, तो उसके पीछे पड़ जाना कि नहीं ये मुझे करना ही करना है। अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होता? मुझे इतने लोगों ने ताने मारे, ये करेंगी लड़की होके। लोग मतलब बोलते हैं ना कि अरे हाँ। बेटा कुछ हो, हम हैं। नहीं, जब मुझे लगा कि अब मैं अपने हाँ। परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो फादर ही नहीं रहे। हाँ। कोई नहीं ले सकता बाप की जगह इसमें। सुबह की जैसी चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती। थैंक यू ऊपर वाले कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर आपने इंडिया में दिए कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है उन सिंगरों की वजह से जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया। कोई मुझसे ये नहीं पूछा ओ आर यू फ्रॉम मोदी कंट्री। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद। नमस्कार, आनंदा टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन। हर रविवार रात 8 बजे जब कुछ अच्छा सुनते हैं वो टॉक विद टंडन के नए पॉडकास्ट सुनते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमानों की लाइफ के जर्नी से पूरा हिंदुस्तान सीखता है और मुझे लगता है भारत के हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है और उन कहानी से बहुत कुछ इंस्पायर किया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे वर्सेटाइल सिंगर जो अपनी गायकी के दम पे इन्होंने संगीत इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान बनाई है। बिना किसी गॉडफादर के अपने स्ट्रगल और अपनी मेहनत से अपनी खुद की पहचान बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संगीत इंडस्ट्री में छाना और लोगों की नब्ज को पकड़ना कि कब कौन सा गाने को गाना है जिससे लाइव लोग आपको ढेर सारा प्यार दें। आपने इन्हें एशियाज सिंगिंग सुपरस्टार में भी देखा, जिसे शंकर महादेवन जी ने जज किया और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। साथ ही साथ इन्होंने लाइव बहुत सारे शोज न कि सिर्फ भारत में, भारत के अलावा भी बहुत सारे कंट्री में जाकर गाया है। आज हमारे साथ ऐसी वर्सेटाइल सिंगर किरण उपाध्याय उपस्थित हैं। किरण जी, टॉक विद टंडन में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संतोष जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि 1 साल होने वाला है टॉक विद टंडन के शो को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से बैक टू बैक आप नए आर्टिस्टों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चैनल पर, ऐसे ही और बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके टॉक विद टंडन में आए और आप बहुत ग्रो करें। क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट को जियो टीवी के माध्यम से और टाटा प्ले के माध्यम से भारत के अलावा 34 कंट्री में भी देखे जाते हैं। वाह। और यहाँ पे नए पुराने सभी सिंगर ही नहीं, सिंगर। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आते हैं, बहुत जी। सारे बिजनेस टाइकून भी जी। आते हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर भी आते हैं। जी। ऐसे लोग जिसकी कहानी से लोग इंस्पायर हो, जो right। सीखा जा सकता है। तो आज आपको हमने बुलाया और Thank आपने टॉक विद टंडन के लिए समय निकाला, तो पहले तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहली बात है कि संगीत के इंडस्ट्री में जब आप अपना कदम बढ़ाए, वो कैसे आपने इस क्षेत्र में अपना पहचान बनाने के लिए सोचा, मतलब करियर संगीत के लिए, सिंगिंग के लिए कैसे सेलेक्ट किया आपने? सर सबसे पहली बात तो मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में था ही नहीं। अच्छा। मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा शुरू से यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन एक दिन मैं गा रही थी तो मेरे पापा ने मुझे सुना, कह रहे अरे ये तो सही गा रही है। तो मुझे लगा कि सभी ऐसे ही गाते होंगे, तो मैं अपने जस्ट साथ के बच्चों के साथ खेल रही थी, तो मैंने बोला कि तुम ये गाओ, तो वो ऐसा गा ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने किसी और को बोला कि तुम भी ये गाओ, उसने भी ऐसा नहीं गाया। तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैं इन लोगों से थोड़ा सा अलग गाती हूँ, इसलिए शायद मेरे पापा ने मुझे नोटिस किया। तो धीरे धीरे मैं गाने लगी। तो जैसे
स्टेट लेवल के म्यूज़िक कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने लगी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहा, फिर थोड़ी इनकम आने लगी हाँ क्योंकि प्रोफेशनली गाने लगी। तो सिंगिंग का मेरा जो रुझान हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से हुआ है। वही मुझे यहाँ लेके आए। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं लेके जा रहे हैं या कुछ, वो बोलते थे खुद जाओ, खुद करो, करो। बस वो मुझे बता देते थे कि यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो जब करने लगी तो एक जैसे सर्कल बन जाता है ना, हाँ। कि ये उसको भी बुला लो वो गाती है, उसको बुला लो वो गा लो, तो फिर इस तरह से एक सर्कल बन गया और मैं गाते 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 गाती रही और अभी भी मैं गा ही रही हूँ। तो मेरी शुरुआत मैं 6 साल की थी तब हो गई थी गाने की। किन से सीखा था? मेरे पर्टिकुलर कोई गुरु तो नहीं है जिनसे मैंने सीखा है, लेकिन यस, जिसे भी आप कहीं भी जाएं और आपको ज्ञान मिले तो आपको ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मेरे शुरू से ही जब हम मतलब बचपन से ही जब हम सोए रहते थे और उठते थे तो पापा रफ़ी साहब जी के, लता जी के गाने, वो जब आँखें उसी से खुलती थी तो वही ज़हन में जाते रहे, उसे सुनते रहे, उसे ही सुन के मतलब हमारे लिए वही डिक्शनरी है, वही हमारे गुरु हैं जिनसे हमने सीखा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया कहीं पर कि मैं और शिक्षा लूँ संगीत की, लेकिन मैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे वो नहीं सिखा रहे जो मुझे सीखना चाहिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ जा रही हूँ, वो सिर्फ फीस पे फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सिखा रहे जो मुझे सीखना है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एकलव्य जो थे, द्रोणाचार्य, वो थोड़ी गए थे उनसे क्लास लेने के लिए, उन्होंने दूर से सीख लिया था ना, तो हाँ। जिससे मुझे जो ज्ञान मिलेगा हाँ। मैं वहाँ से लपेट लूँगी, ये मेरा मोटिव था। तो मैं गज़लें सुनने लगी। फिर कोई भी ऐसा गाना जो मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है मुझे, तो उसके पीछे पड़ जाना कि नहीं ये मुझे करना ही करना है। और ये है मेरे अंदर ज़िद आज भी कि मुझे कोई गाना नहीं आ रहा है तो मैं तब तक उसे सीखती हूँ जब तक वो मुझे आ ना जाए, चाहे उसे सीखने में मुझे 10 महीने लग जाए, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 दिन। बड़ा दिलचस्प है आपकी कहानी, क्योंकि बिना डेडिकेशन के कोई भी मंजिल पाया नहीं जाता। जी। जी टीवी का सफ़र कैसा रहा? जी टीवी का सफ़र मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 200-250 कंटेस्टेंट थे जो अच्छा गा रहे थे। उसमें टॉप 26 तक मैं पहुँची थी। वेरी गुड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बिना किसी सोर्स के, सिर्फ अपनी मेहनत से ऑडिशन आया मेरे पास कॉल, मैं ऑडिशन देने के लिए गई, मैं मुंबई, फिर मैं सिलेक्ट हुई, फिर आगे और सिलेक्ट हुई, पासपोर्ट राउंड क्लियर किया। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और जजेस के लिए भी बहुत दिक्कत थी कि उनको सिर्फ 6 कंटेस्टेंट चाहिए थे। बिल्कुल। तो आप टॉप 25-26 तक आ गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। जी, तो वो सफ़र बहुत अच्छा रहा मेरा। क्योंकि जब आपके सामने शंकर महादेवन जी हो, उस समय आप गा रहे हो और ये अपने आप में वो जो पल होता है, उस मोमेंट को आप लाइफ टाइम भूल नहीं सकते। नहीं भूल और सकते। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे तरफ से तो सिलेक्ट है। सिलेक्टर, यस। क्योंकि किरण जी, जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो रिकमेंडेशन तो कोई किसी का कर सकता है, लेकिन पहले उसके लाइफ की जर्नी को हम लोग देखते हैं कि वो उनमें से क्या ऐसी बात है जो लोगों को सीखना चाहिए। तो मैंने देखा कि जब शंकर महादेवन जी के साथ सामने उन्होंने बोला मेरे तरफ से ओके है, जब आप बिल्कुल एक्साइटेड होकर आप गए और वो, तो वो मोमेंट था लाइफ का एक वाव मोमेंट बोल सकते हैं, जिसे कभी आप भूल नहीं सकते। तो जब हम बड़े मंच पर आ जाते हैं, जैसे आपने बोला इतने लोगों ने ऑडिशन दिया, वहाँ से क्लियर होना, उसके टॉप 25 तक का भी आना एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो उसके बाद आपने अपने रियाज पे और ज़्यादा फोकस करने लगे? देखिए, रियलिटी शो में जब आप जाते हैं ना तो आप बहुत बदल भी जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। है ना? हाँ। कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी होते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हाँ। मैं जब ऑडिशन करके आई वापस तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाई, ये सिलेक्ट हो गए, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाई, लेकिन मैं हारूंगी तो नहीं। हाँ। तो रुकने नहीं वाली हूँ मैं। हाँ। तो मैं कंटिन्यू करती रही, कुछ भी, मतलब गाना है, प्रैक्टिस करनी है, शोज करने हैं, मैं स्टॉप नहीं हुई, मैं करती गई। क्योंकि बॉलीवुड में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, या तो आपके पास बहुत अच्छा बैकअप हो हाँ। कि आप अपना खुद कुछ करें, हाँ। या तो कोई गॉडफादर हो जो आपको प्रोटेक्ट करे इन सब चीज़ों से और जो आपकी हेल्प करे कि लो जी करो, इसको देखो, इसको सुनो। तो मैंने फिर वहाँ से आने के बाद फिर ज़्यादा रियलिटी शो में मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं। अच्छा। मैंने सिर्फ शोज पे फोकस किया, काम पे फोकस किया, प्रैक्टिस पे फोकस किया, करो।
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इनके कुछ अलग ही टर्म्स कंडीशन बड़े चेंज हो गए हाँ। रियलिटी शोज के, हाँ। कि इतना ही एज ग्रुप होना चाहिए जी, हाँ। इस कैटेगरी में होना चाहिए, ये होना चाहिए, ड्रामा चाहिए हमें, तो अब दिखाओ कैसे गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार हाँ। से हो, कैसा क्यों दिखाना भाई। जैसे इमोशन लोगों का। इमोशन, आप वहां पर गाने के लिए गए तो गाना दिखाओ ना। हाँ। आपके गाने में अगर दम है और अगर ऑडियंस, आप एज ए वोट लेके, आप वोट आपको किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, आप सिलेक्ट होगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ोगे। क्यों मैं अपनी कहानी सुनाऊं? दुनिया में बताइए टंडन जी, कौन नहीं है जो दुखी है? बिल्कुल। कौन नहीं है? हाँ। जिसके पास पैसा वो दुखी नहीं है? वो इसलिए दुखी है कि मेरे पास इतना सारा पैसा, मैं रखूंगा कहाँ? जिसके पास नहीं, वो बेचारा सोच रहे कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो हर चीज के लाइफ में सबका दुख है, लेकिन क्यों दिखा रहे हो तुम दुख, जब तुम्हें किसी रियलिटी शो में सिंगिंग करने गए हो भाई? तुम हाँ। सिंगिंग दिखाओ ना अपनी, जो जिस बिहाफ पे हो तुम। एक मैंने सोनू निगम जी का एक इंटरव्यू देखा था, जब वो इंडियन आइडल उन्होंने स्किप कर दिया, हाँ। क्योंकि उनका भी यही कहना था कि मैं क्यों करूं फेक। हाँ। तुम यहाँ सिंगिंग तुम्हारा काम है भाई, ये कैमरा मैन है, इनको पता है इनको किनका काम कैसे करना है, तो मत सिखाओ ना किसी को। क्यों तुम किसी का बैकग्राउंड निकाल के कि मैं इतना गरीब था, मैं ये था, मैं वो था, क्यों करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, अपने टैलेंट पर जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए लोगों का आजकल इस चीज से विश्वास उठ गया है, लोग अपने इंडिविजुअल गाने बना रहे हैं। हाँ। उन्हें पता है कि बॉम्बे जाना आसान है, लेकिन वहां रह के स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। आपने 20 साल में यहाँ पे दिल्ली में हो गया मुझे स्ट्रगल करते हुए ऑलमोस्ट। मैं अगर दोबारा बॉम्बे गई ना, मुझे शुरू से फिर शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कंफर्म बात है, मुझे शुरू से फिर शुरू करना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि आप कोई लिंक निकल जाए, कोई जानकारी हो जाए जिसके साथ थोड़ी हेल्प हो जाए, वो मुझे लेकिन करना पड़ेगा शुरू से ही। हाँ। अब उनके भरोसे रहो, ऐसा कुछ करो कि बॉम्बे वाले आए और बोले कि आपका गाना हमें बड़ा अच्छा लगा, प्लीज आप आओ मुंबई। ये काम करके, ये मुझे, मैं इसी वे में अभी पसंद करती हूँ सोचना या चलना, क्योंकि ठीक है आप अपने दम पर करो ना, कुछ ना कुछ अच्छा होना होगा, महादेव जरूर करेंगे। तो आपकी इन बातों से बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लग सकती है। मैं चाहती हूँ लगे, तभी तो बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें मिर्ची लगे। हाँ। अब मुझे क्या है ना कि मैंने अब सोचना छोड़ दिया है। अब मैं ज़्यादा सोचती नहीं कि किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। सीधी सी बात है, तुम मेरे घर तो खाना देने आ नहीं रहे हो मुझे, मैं अपनी मेहनत से कर रही हूँ, कम ज़्यादा जितना भी है अपनी मेहनत से करूँगी। और तुम्हें अगर मिर्ची लग रही है तो मैं चाहती हूँ भाई तुम्हें लगे मिर्ची। तुम क्यों किसी को हल्के में मत लो ना यार, क्यों ले रहे हो किसी को हल्के में? सब अपने अपने नसीब का लेके आते हैं। आज के टाइम पे अच्छा गाने वाला घर पे बैठा है और कूड़ गाने वाला बड़े बड़े इवेंट कर रहा है, क्योंकि ऑडियंस कान से बहरी हो चुकी है। उन्हें पता ही नहीं कि सच्चा संगीत है क्या, सच्चा म्यूजिक क्या है। आप लोग रिमिक्स सुनते हैं, इंडस्ट्री में गाने नहीं है, लोग रिमिक्स सुन रहे हैं, रिमिक्स पे रिमिक्स बना रहे हैं। तो तुमने, अब किसी ने तबला बजा दिया, हाँ। एक्स्ट्रा तिरकिट किसने लगा दी? अरे भाई, जिन्होंने ओरिजिनली ये गाने बजाए हैं वो तुमसे कम थे क्या? नहीं। वो नहीं बजा सकते थे तिरकिट एक्स्ट्रा? तुम क्यों बजा रहे हो इसमें तिरकिट एक्स्ट्रा? या तुम्हारे गले में गरारी है तो क्यों ओवर लगा रहे हो? भाई इतनी सादगी वाले गाने, हर चीज़ जितना है उतनी चीज़ें करो। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो जेन्युइनली बहुत अच्छा गाते हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, वो उसके साथ इंसाफ करते हैं उन गानों के साथ। और मैंने जिनके गले में नहीं होती ना कुछ ज़्यादा बातचीत, हाँ। वो ज़्यादा गरारियाँ हाँ। दिखाते हैं कि देखो आ करके कुछ भी। बट इट्स, एक आर्टिस्ट के लिए आप अपनी चीज़ को आप कम गाओ, चाहे आपके गले में कम हरकत ताने हैं, लेकिन कम गाओ पर अच्छा गाओ, साफ से वाला। आपका पसंदीदा सिंगर जिसको आप लगता है कि उसको सुनना चाहिए? मेरे एक्चुअली 1 2 3 4 पता नहीं कितने पसंद सिंगर है, दिल के क्योंकि ज़्यादा मेरे करीब। आइडल, मेरे आइडल कौन है? लता जी। अच्छा। लता जी, लता मंगेशकर जी कुछ एक उनका ही हो ऐसे जाए सिंगर। जो आपके दिल के करीब गाना हो, जो आप जरूर अपने इवेंट में जरूर गुनगुनाते हैं। मेरे इवेंट पर एक्चुअली उनके जो गाने हैं ना, वो ऑडियंस को, हर तरह के ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, जो मुझे उनके गाने पसंद है। हमारे ऑडियंस को समझ में लेकिन आएगा। आपके ऑडियंस को समझ में आएगा। मुझे उनके लता जी के सैड सॉन्ग बहुत पसंद है, गज़लें बहुत पसंद है जो उन्होंने गाई। लेकिन कुछ मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो उनका सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी ही आवाज़ से सीखा है। बिल्कुल। और अभी तक सीख रही हूँ, शायद ज़िंदगी निकल जाएगी तब भी सीखते रहेंगे हम। उनका एक सुनाती हूँ। आंसू
आंसू भर आए, आ सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू भर आए। वाह। तो ज़्यादातर जैसे जब हम लाइव परफॉर्मर बनते हैं तो लोगों के अंदर अलग अलग स्टफ होता है। किसी में सुनिधि चौहान दिखता है, कोई श्रेया घोषाल बनना चाहती है। जी, तो आप अपने आप को किधर देखते हैं? देखिए मैं तो कहीं नहीं देखती क्योंकि मैं तो खुद सीख रही हूँ अभी। मिजाज बस कैसा है, ऐसे मतलब हाँ, स्टाइल? देखिए मैं एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ऑडियंस के लिए आए हैं। बिल्कुल। ऑडियंस को क्या पसंद है ये आपको पता होना एज ए आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस तो मूडी होती है, उन्हें टाइम नहीं लगता, सीधा इशारा बोलते हैं क्या नहीं समझ में आ रहा, उतरो हाँ, जाओ। तो उस टाइम ना आर्टिस्ट बड़ा एम्बेरस हो जाता है और उसका हाँ, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को ना वर्सटाइल होना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब मैं मेरे शो पर सुनिधि जी का भी स्टाइल फॉलो करती हूँ। हाँ, मैं कॉपी नहीं बोलती वर्ड कि मैं हाँ, उन्हें कॉपी करती हूँ, मैं बिल्कुल। फॉलो करती हूँ, मैं सीखती हूँ। हाँ, तो और श्रेया जी उनका भी जो स्टाइल है वो मैं सीखती हूँ। तो जैसा मुझे जिस तरह की ऑडियंस दिखती है कि ये ऑडियंस सुनने वाली है, हाँ, तो वहाँ पे सुनने वाले गाने, और यहाँ लगता है कि यार यहाँ पर ऑडियंस सुनेगी नहीं भाई, इन्होंने हाँ, डांस करना है, हाँ। तो वहाँ पे डांस वाले गाने, इस तरह से डील होती है, इस ये तरह हमारे से। अनुभव से हो जाता है जब हम लगातार शोज़ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो उनका नब्ज़ पकड़ में आ जाता है कि हाँ। ये स बहुत सारे लोगों की एक क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन वर्सेटाइल सिंगर की क्वालिटी होता है कि लाइव में वो उन्हें पता है कि शुरुआत में हमें सॉफ्ट सॉन्ग उठाना है, फिर धीरे-धीरे लोगों को बूस्ट करना है, इन्वॉल्व फिर करना लोगों है। को डांस कराना है। तो आपके अंदर भी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए और समय को देखते हुए, ऐसा नहीं कि जब उनको डांस करने का मन हो, तो आप एक्चुअली। ऐसे सॉफ्ट गाने गाने लगें, तो फिर आपको उस समय नज़रअंदाज करेंगे या हाँ। नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट नहीं करेंगे। राइट राइट राइट, लेकिन ये आप लकी सच। हैं कि आपने इतने सालों का जो तजुर्बा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं कि हाँ, मुझे ये सर समझने में टाइम लगा। हाँ, पहले मेरी आदत थी कि मैं बस खड़े होके गा रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोई सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा है, बट कनेक्ट नहीं होता था। अगर एज ए आर्टिस्ट आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस इवेंट कंपनी ने या जिस क्लाइंट ने आपको हायर किया है वहाँ शो करने के लिए, हुँ, तो एटलीस्ट उस ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर पाओ। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका गाना 19-20 कम ज़्यादा चलता है, हाँ, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस कम ज़्यादा होती है ना तो लोग बोलते हैं अरे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं गाया, हम तो डांस ही नहीं कर पाए, हम तो एंजॉय नहीं कर पाए। तो आपको फिर ट्रेंड के साथ अपने आप को थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। अगर आपने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया तो फिर आपको लोग फिर भूल जाएंगे। आजकल फंक्शंस आप देखिए, बड़े से बड़ी जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो सेलिब्रिटी बुलाते हैं अपने फंक्शन पर, हाँ, है ना, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे वो करण जौहर हो या इसके अलावा नौरा फतेही, वो सब हाँ, आते हैं बड़े बड़े इवेंट पर। सबसे हाँ, ज़्यादा काम ही उनको वेडिंग के शो शो पर मिलता है, जहाँ पे वेडिंग होती है वहाँ पे शो पे उनको मिलता है। अब आप जा रहे हैं तो हम जब जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ वहाँ पर बस खड़े होके गा रहे हैं। अब उनके रिचुअल्स अलग ट्रेंड हो गया, हाँ, मेहंदी हाँ, ट्रेंड हो गया, हल्दी ट्रेंड हो गया, मायरा भाट हो गया, कॉकटेल हो गया, बर्थडे एनिवर्सरी, बच्चा गोद भराई, पता नहीं हाँ, कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप अगर उस हिसाब से अपने आप पर होमवर्क करोगे कि ये इस टाइम ये ट्रेंड चल रहा है, चलो करो इस पर तैयार मैटर, तो आपके पास शो की कमी नहीं होगी। आई एम डेफिनेट, मैं श्योर हूँ आपके पास शो की कमी नहीं होगी अगर आप इस पर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। तो जैसा ट्रेंड आ रहा है वैसे करो। आपने तो एक बैंड भी बनाया अपना। मेरा बैंड है स्वधा के बैंड। अच्छा, जी तो आप जैसे क्या जैमिंग करते हैं अपने टीम के हाँ, साथ? जैमिंग करते हैं, अच्छा, जैमिंग करनी पड़ती है। हाँ, और क्योंकि अभी मार्केट में कभी भी कोई भी गाना आ जाता है, हाँ, हाँ, सारे गाने तो नहीं हिट होते बिल्कुल, ना, हाँ, कुछ गाने जो हिट होते हैं उन्हें हमें
तैयार करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम बिफोर शो शुरू करने से पहले हमें इतना टाइम मिल जाता है हाँ। कि अगर कोई गाना आया है तो पहले तो हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं कि हाँ। ये गाना आया, ये देख लेना, फिर उसे हाँ। हम स्टेज पे वहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो जाता है। क्योंकि जब आप सीजन में काम कर रहे होते हो हाँ। ना, तो आपके पास समय नहीं होता कि आप जैमिंग कर पाओ। हाँ। तो ये परफेक्ट टाइम है, ये मई जून जुलाई, जहाँ पे काम बहुत कम होता है आर्टिस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप अच्छे जैमिंग कर लेते हो। और आपका टीम अपना होता है, बैंड अपना होता है, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो जाता है कि कोई भी एक्चुअली नया गाना है यस यस तो उसे यस पता यस है कि इनका कितना तक रेंज जा सकता है आवाज यस की, यस है ना? यस यस वो टीम वैसा होने से मुझे उन्हें बताना नहीं पड़ता कि मेरा स्केल ये है, हाँ। यहाँ पर रुकना है, हाँ। यहाँ पर पॉज लेना है, हाँ। तो उनको सब ऑलरेडी पता होता है उस चीज़ को लेके। तो यस, मेरे लिए बहुत, मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बैंड मेंबर भी, कि हमें अब कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हमें पता है ये कहाँ गाने वाले हैं, मुझे हाँ। पता है ये कहाँ बजाने वाले हैं, तो ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। मैंने देखा कि वेडिंग में भी आप बिल्कुल कमाल कर रहे थे, बहुत सारे परफॉर्मेंस बिल्कुल एथनिक वेयर में आप उनके फैमिली मेंबर के साथ घुल-मिल कर जी आप परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे मैंने बहुत सारे फैमिली फंक्शन देखा कि बहुत सारे सिंगर कनेक्ट नहीं होते, उनसे फैमिली से जेल नहीं होते, लेकिन आप बहुत आसानी से हो जाते हैं, इतने सालों का तजुर्बे के कारण। एक्चुअली मैं इसलिए कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी पहली बात ही यही होती है क्लाइंट से या फिर इवेंट कंपनी से कि आप ये मत सोचिए कि आप किसी आर्टिस्ट को बुक कर रहे हैं, वेरी आप गुड। ये सोचिए कि एक फैमिली मेंबर आ रहा है बस। हाँ। तो मेरे घर में अगर फंक्शन होगा हाँ। तो फिर मैं तो फैमिली की तरह एंजॉय करूंगी ना, जाहिर हाँ। सी बात है। तो मैं उस चीज़ को फैमिली की तरह एंजॉय करती हूँ। उनके फंक्शन को मैं उन्हें पहले ही बोल देती हूँ कि सर ये मेरे घर का फंक्शन है, सो डोंट वरी। लेकिन कई बार ना बहुत ज़्यादा पर्सनल होना भी आपको लॉस दे देता है, तो एक दायरा बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के और आर्टिस्ट के या फिर इवेंट कंपनी के बीच। एक प्रोफेशनलिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, काम के टाइम पे काम करते हैं, प्रोफेशनली टाइम से आते हैं, अपना 1.5-2 घंटे की परफॉर्मेंस दी, हाँ। अपना अच्छे से रेडी वेडी हुआ, काम वाम हुआ, शो हिट हुआ, पेमेंट ली, घर वापस ख़त्म। एज ए फीमेल आर्टिस्ट को क्या मेल फीमेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और क्या आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं? सर देखिए, अब ये बात तो है तो कड़वी पर सच है कि फीमेल का स्ट्रगल और मेल के स्ट्रगल में कहीं ना कहीं फ़र्क है। अब मैं अगर किसी से मीटिंग करने जा रही हूँ और वो क्लाइंट मेल है और वो स्मोक करता है या फिर वो या ड्रिंक करता है, अगर कोई मेल होगा तो वो मना नहीं करेगा। हाँ। अगर वो स्मोक नहीं करेगा तो वो तो ड्रिंक कर ही लेगा। हाँ। ना मैं ड्रिंक करती हूँ ना मैं स्मोक करती हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम भी होते हैं ना जो हाथ से छूटते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ सोशल हो, हाँ। आप ड्रिंक्स कर रहे हो, आप स्मोक कर रहे हो, आप हुक्का पी रहे हो, है ना, हाँ। तो वहाँ पर लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मुझे लगता है जल्दी हो जाती है। क्योंकि जैसा माहौल होता है हाँ। वैसा इंसान उसमें घुल जाता है। तो यस, एक फीमेल के लिए कहीं ना कहीं है एक स्ट्रगल। और रही बात सेफ्टी पॉइंट से, सर आज के इस टाइम में जिस तरह का दौर चल रहा है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कैसा हाँ। दौर चल रहा है, इस दौर में फीमेल क्या मेल भी सेफ नहीं है। सही कह रहे हो। और हमारे फील्ड में भी ये सेम चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है वो फीमेल या मेल। हाँ, सब कुछ इट्स अप टू यू, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आपको शॉर्टकट लेना है, आप जाओ, आपको नहीं लेना तो आप कछुए की तरह स्लोली स्लोली चलो। मैं इसी में बिलीव करती हूँ। मुझे इस लाइन में 20 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं अभी स्लो स्लो ही चल रही हूँ। मुझे विश्वास है महादेव पर हाँ। कि मेरा टाइम आएगा ज़रूर। और अभी जस्ट कुछ साल भर से मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स जो है वो कर रही हूँ। ये भी मेरे लक की बात है कि शायद ऊपर वाला ने जो समय तय किया होता है उसी टाइम पर आप चीज़ें होती हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। बिल्कुल। तो JM रिकॉर्ड है, जॉन म्यूज़िक रिकॉर्ड, जिनका ये एक इंडिपेंडेंट लेबल है जो नए कमर्स को, न्यू कमर्स को, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो राइटर हो, वो अपने लेवल पे उनको चांस देते हैं। US बेस्ड हैं और कहीं सुना, मुझे अप्रोच किया, अब बैक टू बैक उनके साथ गाने मैं कर रही हूँ। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट अभी एक तो जस्ट 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। हाँ, मैंने देखा उसमें, उस पे बहुत सारे सॉन्ग्स आपके आ रहे थे। जी। हाँ। और 150 प्लस स्ट्रीम्स पर अच्छा। मेरे सॉन्ग्स आपको अवेलेबल
है वहाँ पर, आपको सुनने को मिल जाएगा। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी भी लग ही रहा है। हाँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मेहनत मैं करती रहूँ। एक मुकाम पर पहुँचने के बाद ना मेरे अंदर आलस नाम की कोई चीज़ ना आए, मैं काम करती रहूँ। मुझे काम की भूख है। मुझे काम की भूख है सर। अब मुझे किसी ने बोला कि तुम एक काम करो किरण, तुम 4 करोड़ रुपए ले लो हाँ। और गाना छोड़ दो। एक बार नीडी बंदा सोचेगा कि 4 करोड़ मिल रहे हैं, बड़ा छोड़ो। फिगर है। 4 करोड़ में मैं अपनी वो सारी ज़रूरतें पूरी कर लूँगी जो मुझे चाहिए, चाहे वो घर हो, हाँ। चाहे वो गाड़ी हो। उसके मिलने के बाद क्या? ब्लैंक, हाँ। कुछ नहीं। फिर मैं क्या करूँगी? मुझे घर मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मेरे पास एक अभी बैंक बैलेंस है, मैं अब्रॉड में जाके घूम सकती हूँ। कब तक? फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको काम की भूख होगी, जब हाँ। आपको लगेगा यार सब कुछ है लेकिन कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो मेरा ये मानना है कि तुम अपने 4 करोड़ अपने पास रखो। मैं 4 क्या, मैं 50 करोड़ कमा लूंगी, लेकिन कमाऊंगी अपनी मेहनत से। मेहनत करूंगी, उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटती। अपने होमवर्क पे, अपने मेहनत पे, वो मुझे बिलीव है। यही रियल किरण है, चाहे ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो। यही मेरी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसी हूँ। जो बात है स्ट्रेट है, बुरा लगता है लगे, अच्छा लगता है लगे। बहुत से लोगों को बात मेरी अच्छी भी लग सकती है, हाँ। लगे मैं हूँ, बुरी लग सकती है, लगे मैं हूँ। किसी को लगेगा कि ये बड़ा एटीट्यूड है, हाँ है तो है। किसी को बोलेगा लगे यार समझदार, मैच्योर, हाँ। हाँ हूँ समझदार, ठीक है। जहाँ पर जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, अब मैं वहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी सामने वाले को दिखाती हूँ। खुश रहती हूँ अपने काम में, कम है चाहे लेकिन मैं खुश हूँ। ज़्यादा वो नहीं कि नहीं ये कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी होगा जब मेरा वक्त आएगा तो। हाँ। लेकिन अभी भी महादेव की कृपा से जितना मेरे पास है वो एक, अब देखिए ना, छोटे शहर से, छोटे गांव से आई हूँ मैं। यूपी में एक जगह है सहारनपुर, उससे आगे एक जगह है सरसावा, अच्छा। मैं वहां से आई हूँ। अब तो डेवलप हो गया है काफ़ी। उस टाइम हाँ। पर आप अगर आप देखते हैं 15-20 साल पहले, तब तो बहुत चीज़ें वो थी। वहां से कोई और निकला ही नहीं, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं आया गाने बजाने के फील्ड में। मैं अकेली एक लड़की हूँ, सब लोग अपने घर में सेटल हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। और मुझे इतने लोगों ने ताने मारे, इतनी जलील किया, इतनी गालियां दी, बताओ ये करेंगी लड़की होके, ये करेंगी, ये करेंगी। और आज के टाइम पर वो चाहते भी है ना मिलना, तो मिल नहीं पाते हैं। सब समय का खेल है। आप किसी को डाउन मत, नीचे मत दिखाइए ना, मत किसी को गिराइए नजर से। चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, तो महादेव पे भरोसा रखो। हाँ। जिसने रुलाया है वो रोएगा देर सवेर। जिसने जैसा किया उसको उसका कर्म का फल उससे मिलेगा और अवश्य मिलेगा। ये लोग कहते हैं कि भाई ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, नहीं भाई, पहले नीचे दिखाओ मुंह धरती पर, उसके बाद जाके ऊपर, जो वो तो अलग हिसाब है ही है। हाँ। इसलिए आप किसी के लिए नेगेटिव मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, मेहनत करो, अच्छा करो, सीखो लोग की क्या चल रहा है, अच्छी चीजें सीखो, अच्छी बातें बोलो, लोगों को की हिम्मत बढ़ाओ। क्योंकि मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मुझे इस फील्ड में सपोर्ट किया था एक इंसान है जिनका नाम है रोशन भारती। अच्छा। रोशन भारती सर प्रोफेशनली एंकर और हाँ। सिंगर हाँ। रह चुके हैं। हाँ। वो अब इस लाइन को छोड़ चुके काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में वो है, वो इंडिया में रहते हुए नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे को आप कह सकते हो एज ए गुरु, कह सकते हो कि मेरे लिए गुरु जैसे ही हैं। उन्होंने भले ही मुझे संगीत नहीं सिखाया, लेकिन जीवन में एक अच्छा इंसान कैसे बनना है ये ज़रूर सिखाया। जब मैं शोज़ में जाती थी, किरण क्या है ये, क्यों पहना है, ये स्टेज की ड्रेस नहीं है, इसको ऐसे करो। क्योंकि शुरू में पता भी नहीं होता कि बिल्कुल हमें नहीं क्या पता होता पहनना सर। है। लेकिन हाँ। आप सोचिए कि कितने लोग होते हैं इस चीज़ का मिसयूज करने वाले। हाँ। जब आपको पता चलता है कि ये लड़की है, ये लड़का नया है, हाँ। फिजिकली आप बोलें या फिर फाइनेंशियली बोलें, हाँ। कि आपके नाम दोनों पे की अगला मजबूरी पेमेंट होती ले है। रहा है, हाँ। आपको पेमेंट नहीं दे रहा, ये भी तो हाँ। एक तरह से अब्यूज ही हुआ ना। हाँ। हाँ। अगर आपको कोई इस तरह से मिसयूज कर रहा है। हाँ। तो मैं अपने गुरुजी का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगी, हमेशा रोशन सर का। और मैं अभी भी बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में जो क्रेडिट जाता है यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र, और जो मैं आगे करूँगी, और वो है मेरे पापा, ओनली माय फादर।
मेरे फादर नहीं है। कोई बात नहीं, तभी आपने अपने पापा का टैटू भी बनवा रखा है। मेरे फादर नहीं है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब बिना पापा के एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है। लोग हाँ। कहते थे कि लोग मतलब बोलते हैं ना कि अरे हाँ। बेटा कुछ हो, हम हैं। नहीं, बाप की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता बाप की जगह इस दुनिया में। मेरे पापा इतना प्राउड फील करते थे जब मैं किसी कंपटीशन में जाती थी, अपने जैसे नेशनल लेवल पर या हाँ। स्टेट लेवल पर जीतती थी, हाँ। तो मेरे पापा जहां पर नहीं भी बताना होता था वो हाँ। वहां पर जाके बताते थे कि मेरी बेटी फर्स्ट आई, हाँ। मेरी बेटी फर्स्ट आई। और नेक्स्ट डे पंजाब केसरी, अमर उजाला, हाँ। ऐसे पेज पर कॉलम हाँ। में मेरा नाम आता था फोटो हाँ। के साथ। हाँ। तो मेरे फादर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ। ये रे देखो मेरी बेटी ने, मेरी बेटी। लेकिन अभी बस ये लगता है कि अब जब कुछ करने के लायक हुई मैं, हाँ। जब मुझे लगा कि अब मैं अपने हाँ। परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो फादर ही नहीं रहे। हाँ, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपकी सफलता को देखते हैं, और लेकिन पापा जो होते हैं आपकी खुशियों को देखते हैं कि आपने कैसे चलना शुरू किया, गाना शुरू किया, जी। और छोटी-छोटी उपलब्धियों से आप यहाँ तक आए। जी। तो इस जर्नी से भी बहुत सारे लोग जो नए कलाकार हैं, क्योंकि कोई आसानी से किरण नहीं बनता। किरण ने भी बहुत स्ट्रगल किया। बहुत। बहुत ऐसे भी शोज आए होंगे जो जहाँ आपके पेमेंट भी मर गए होंगे, पेमेंट नहीं दिया, सिंगिंग कराया लेकिन आपको, और कई ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत हुटिंग भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको प्यार भी किया। क्योंकि जब हम लाइव गाते हैं तो बहुत सारे अनुभव एक साथ होते हैं किसी भी जी, आर्टिस्ट के लिए। जी। उन अनुभव से बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है। अब हम इसको दूसरे रूप में ले जाते हैं। जब आप कोई भी इवेंट में जाते हैं, ऑडियंस को पहले पढ़ते हैं कि इनको कौन सा गाना चाहिए। ऐसा कौन सा गाना है जो आप ज़रूर गाना चाहते हैं कि हमारे इवेंट में या जिस शो में आप जाते हैं, कम से कम एक कोई गाना होता है कि इसको मैं ज़रूर गाऊँगी? सर एक्चुअली ये गाना ही ऐसा है कि मैं जिस भी इवेंट पे गाती हूँ लोग पसंद करते हैं। कौन सा गाना है? पल पल दिल के पास हाँ, तुम सुना है, रहती मेरा हो। भी पसंदीदा है किशोर दा का। हम्म। हाँ। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत अच्छे। कितना रियाज़ करते हैं आप? टंडन जी, मेरा रियाज का ना कोई टाइम फिक्स नहीं होता, हाँ। लेकिन मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं तब तब गाती हूँ। गाने का मतलब पर्टिकुलर क्या होता है, लोग क्या करते हैं हारमोनियम पे हाँ। सा पा लिया या हाँ। तानपुरा पे हाँ। सी शार्प लिया और उस पे हाँ। गाना शुरू कर देते हैं। मेरा जो ज़्यादातर रियाज होता है वो चलता रहता है शायद पूरे पूरे दिन, क्योंकि हाँ। मैं गाने वो लगा लेती हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। अब मूवीज़ के गाने हम जो गाते हैं वो हम गा लेते हैं, इजी होता है हमारे लिए, अब इजी लगता है वो। हाँ। लेकिन ऐसे भी आजकल बहुत से ऐसे गाने हैं जो आप एक बार में नहीं गा सकते हो। हाँ। जैसे गजलें हैं, हाँ। है ना, कुछ हाँ। बंदिशें हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो डिफिकल्ट हैं। हाँ। तो मेरी आदत क्या है कि मैं एक अपनी प्लेलिस्ट लगाती हूँ गजलों की, हाँ। वो मैं सुनती हूँ। उससे इतना अच्छा रियाज होता है कि आप के संगीत में कितना ठहराव होना चाहिए। अगर डेप्थ। आपको अपने संगीत को, अपने गले को तराशना है। साफ करना है, हाँ। अगर मुर्कियाँ कम है या ज़्यादा हैं, उनको वो कोई बात नहीं, वो भगवान ने जिसको जितनी दी है हाँ। उतना अच्छा, लेकिन हम उसको ना बेटर कर सकते हैं। तो गज़लें सुनिए, मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी गज़लें ज़रूर सुनो। ये थोड़ी से शायद जो जेंजी जो है आजकल के वो शायद बोलेंगे अरे क्या है, लेकिन अगर आपको सच में रियाज करना है, हाँ। संगीत को समझना है, तो आप गज़लें सुनिए। कोई आपका दिल के करीब?
हम्म हम्म अभी हमारे, मैं पॉज ले रही हूँ थोड़ा सा, हाँ। क्योंकि अभी हमारे बहुत फेमस सिंगर थी आशा जी, जो हाँ। चली गई। उनकी गज़लें भी मुझे बहुत पसंद है, तो उनका ये उनकी ये हाँ। गज़ल गाती हूँ। हाँ। वाह! देखो आशा ताई भी कमाल थी। जब एक तरफ उनकी दीदी गा रही है और जी लता दीदी इतना अच्छा गा रही थी, जी और उसके उस समय इन्होंने आइटम सॉन्ग जो उस समय जी, गाना, जो मतलब इन्होंने एक नए जॉनर को हाँ क्रिएट किया क्रिएट उस समय, किया, उस राइट टाइम में, उस राइट। पीरियड में कोई ऐसा सिंगर नहीं था जो इनके जैसा गा कैबरे सकते थे। सॉन्ग जो इन्होंने हाँ, गाए, राइट। और वहाँ पे पिया तू अब तो पिया तो आजा, या फिर जमोनिका, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने जब गाना शुरू किया तो उनकी जो आइडेंटिटी थी, मतलब एक नया वेरिएशन मिला उस टाइम में, जी जो कि आधुनिकता की ओर लेकर गया हमारे सिनेमा को। जी और अभी उनकी अकस्मात अभी जो मौत हुई है, जी, लेकिन very sad। हमें लगता है दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो कुछ यादें छोड़कर जाते हैं, इसे कभी भी संगीत में फुलफिल नहीं किया जा नहीं किया सकता जा है। सकता, वो तो देखिए, हाँ। ये तो लेजेंडरी सिंगर है ना, हाँ। ये दोबारा नहीं आएंगे अब, ये ब- दोबारा पैदा नहीं हो सकते, हाँ। क्योंकि ईश्वर भी बहुत चुन चुन के मोती पिरोता है, हाँ। तब वो जाके एक माला बनती है। तो ये ऐसी माला थी, चाहे वो रफ़ी साहब हों, चाहे वो किशोर जी, लता जी, हाँ। आशा जी, है ना, हाँ। और मुकेश जी। तो ये ऐसे सिंगर हैं जिनकी आप जगह कभी नहीं ले सकते, ना ऐसे कोई सिंगर आ सकते हैं। आप उनको सीख सीख के आगे बढ़ सकते हो, और ये सच बात है। हाँ। आप कितने ऐसे सिंगर हैं जो उनके गाने गाते हैं, हाँ। जिनके घर में दाल रोटी चल रही है, उनके गाने गा के आज भी किशोरदा नाइट, रफ़ी साहब नाइट, लता मंगेशकर नाइट। तो वो एक इंस्पिरेशन ऐसी है हम जैसे सिंगरों के लिए। अब जो इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता एक अच्छा टीचर रखना, वो जानता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि किसी टीचर को हम रखें, तो कौन है टीचर? यही है, हाँ। लता जी। क्या नहीं गाया उन्होंने, आशा जी ने क्या नहीं गाया, हाँ। चाहे गज़ल हो, चाहे ठुमरी हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे रोमांटिक नंबर हो, डांस नंबर हो, आपको क्या जो भी सीखना है वो सब आपको एक ही डिक्शनरी में मिल जाएगा। लता जी की डिक्शनरी हो, चाहे वो हाँ। आशा जी की हो, चाहे रफ़ी साहब की। तो ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं हम कि उन्होंने भारत में जन्म लिया। हम इंडिया से बाहर जाते हैं ना, जब एज ए आर्टिस्ट बता रही हूँ, हाँ। लोग बोलते हैं कैसा चल रहा है आपके देश में इलेक्शन। सच बता रही हूँ मैं हाँ। आपको, लोग बोलते, मैं अभी जस्ट रिसेंटली गई थी गोवा कुछ टाइम पहले, वहाँ मुझसे पूछ रही हैं वहाँ की जेंजी, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। हम जब अब्रॉड जाते हैं ना, तो पॉलिटिशियन की कोई बात नहीं करता। इवन इमिग्रेशन पर जब हम अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगाते हैं, इमिग्रेशन पूछते हैं, ओ शाहरुख खान, ओ सलमान खान। अब हाँ। सोचिए कितनी बड़ी आइडेंटिटी है हाँ। सिंगर की वजह से। हाँ। और इसलिए मैंने बोला थैंक यू ऊपर वाले कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर आपने इंडिया में दिए, कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है उन सिंगरों की वजह से जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया बाहर अब्रॉड में। हाँ। लता जी हों, चाहे आशा जी, सोनू निगम जी, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, क्या उनकी मतलब एक रैपो कितनी है वहाँ हाँ। पर। हाँ। और जब आप सोचिए ना, इमिग्रेशन में कोई मुझसे ये नहीं पूछा ओ आर यू फ्रॉम मोदी कंट्री, वो लोग ये नहीं पूछ रहे, वो बोल रहे हाँ शाहरुख खान। मैं सच बता रही हूँ आपको, हाँ। मैं केप टाउन गई थी, तो जब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए वहाँ के स्टाफ, तो उन्होंने मुझसे अरिजीत का गाना सुना। सब वहाँ के एयरपोर्ट के अंदर जो पुलिस थी हाँ। उनकी बता रही हूँ मैं। अच्छा। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या है, कौन से नेता ने क्या कर, कुछ नहीं। उनको इंडियन म्यूजिक का इतना ज्यादा क्रेज है, इतने ज्यादा पैशन। और मैं आपको सही बता रही हूँ, एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम जब अब्रॉड जाते हैं, जो हमें बुलाते हैं हाँ। शो के लिए, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हाँ। जब बुलाते हैं, तो कि ये अरे इंडिया से आए हैं गाने का, इनका हमारे इवेंट पर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि इंडिया में उसका अपोजिट है।
इंडिया में बिल्कुल अपोजिट है। नहीं, सभी नहीं है, हाँ, लेकिन एक्चुअली हाँ, वही बोल रही हूँ मैं हाँ, कि इंडिया में क्या है ना कि लोग अब प्रोफेशनल हो गए हैं। हाँ, पहले लोग थे थोड़ा सा पर्सनल, कि ये तो हमारे घर के हैं, ये तो हाँ, हमारे घर। अब ना, चाहे वो इवेंट वाला हो, चाहे वो क्लाइंट हो, और चाहे वो खुद एक आर्टिस्ट, अब वो प्रोफेशनल हो गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप भी अपनी शर्तें रख सकते हो सामने वाले पर। सामने वाले ने तो पहले कह दिया जी ऐसा है, हम्म, आप लोग 7 बजे लगा लेना टीम, हम लोग अपन 8 बजे शुरू कर देंगे, हाँ, खत्म कितने बजे करेंगे ये ये कोई नहीं कोई नहीं बोलता बताता, था। हाँ, अब आर्टिस्ट बोलता है हाँ, कि जी हम परफॉर्म करेंगे 2 घंटे। अब आपका शो चाहे 7 बजे शुरू हो, चाहे 8 बजे, हम 2 घंटे परफॉर्म करेंगे। एक आर्टिस्ट के अंदर ये गट्स होने चाहिए। हाँ, तुम अगर अच्छे आर्टिस्ट हो ना, तो तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम बात कर सको सामने वाले से कि भाई ऐसा है कि हम इतने बजे परफॉर्म करेंगे, हम आ जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बहुत ज़्यादा भी मत बोलो ना कि वो उनको ये ना लगे कि एटीट्यूड है। हाँ, हाँ, ये भी बहुत दिक्कत है। आपको हर चीज़ बैलेंस के साथ बना के चलनी पड़ती है कि कहाँ पर आपको अच्छा इंसान भी होना बहुत हाँ, ज़रूरी है, अच्छा आर्टिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, और आप किसके साथ कैसे बात कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री में ना अब क्या हो गया ना, टैलेंट कम भी हो तो चलेगा, लेकिन एटीट्यूड गलत है तो फिर आप पर बहुत फर्क पड़ता है आपके काम पर। बोलते ना, करे वो कहाँ है, वो तो घर पर है, क्यों, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, अरे उनके देखे नहीं नखरे तुमने, कैसे नखरे ये चीज़। तो आपको ना हर एक चीज़ बहुत बैलेंस के साथ रखनी पड़ती है कि आपको पोलाइट भी होना है, आपको इज्जत भी करनी है, इज्जत करवानी भी, अपना काम भी बहुत अच्छे से प्रोफेशनली करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो जितने भी आर्टिस्ट जो भी नए नए आ रहे हैं ना, हाँ, जिनको अभी नहीं इतनी नॉलेज है बट ओवर एटीट्यूड बहुत है उनके अंदर, हाँ, बेटा थोड़ा सा रुको, अभी तुम्हें अभी थोड़ा सा रुको। एटीट्यूड लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल, ठीक है, किसी के भी अंदर आ जाता है, बट थोड़ा पोलाइट बनो, अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। रिस्पेक्ट करो, अच्छा काम करो और प्रोफेशनल रहो। एटीट्यूड देखो दिखाओगे तो ज़्यादा दिन काम कर नहीं पाओगे, ये बात भी श्योर है। आप फिर बोलते हैं अरे नहीं, फिर छूटते। पता है कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट की डिमांड हो जाती है कि हमें वही सिंगर चाहिए, हाँ, लेकिन इवेंट वाला चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका एटीट्यूड कैसा है। पहले तो वो अच्छा था जब तक हाँ, उसके पास ज़्यादा काम नहीं था, अब जब उसका फेम हो गया है तो उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर। इवेंट वाला बोलता है सर वो रहने दो, मैं आपको उससे अच्छा सिंगर, उससे अच्छा बैंड वाला देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने एटीट्यूड की वजह से ना अपना काम खराब करते हो। तो एटीट्यूड इतना मत रखो भाई, काम अच्छा करोगे, पोलाइट रहोगे, तो तुम्हें लोग मार्केट में तुम्हारे काम के बजाय तुम्हारे एरोगेंस की अगर बात लोग कर रहे हैं मार्केट में, इट मीन्स तुम कहीं तो गलत जा रहे हो। हाँ, अगर लेकिन तुम्हारे लोग तारीफ कर रहे हैं ना तुम्हारे पीठ पीछे, यार वो अच्छा गाता है, वो अच्छा गाता है, बस कुछ पता नहीं, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन पता नहीं लेकिन अच्छा गा रहा है, कुछ करना चाहिए, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन कुछ बोल रहा है अरे वो तो बड़ा बदतमीज़ है, उसे तो तमीज़ नहीं है स्टेज पे खड़े होने की, वो तो माइक में ऐसा बोल देता है, ऐसे बोल देती है, वो चीज़ गलत है। तो आपको हर एक चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए एक बैलेंस बना के रखना, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइव शोज कर रहे हैं तो सिर्फ घर में अपने शौक के लिए तानपुरा लगा के गा रहे हो तो गाओ, हाँ, फिर तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। लेकिन हाँ, अगर आप स्टेज पे जा रहे हो एज ए ऑडियंस, तो आप ऑडियंस के साथ बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करो और अपना काम बहुत अच्छे से करो, रिस्पेक्टफुली करो। कोई सामने वाले के भी सुनो कि उनको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, वो भी सामने वाले को ज़रूर बताओ, ये ज़रूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बाकी सब लोग का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जहाँ आप ना प्यार से ना अपना फंसे से फंसा काम भी निकलवा सकते हैं और आप एटीट्यूड में ना जो काम मिनटों में हो जाने वाला होता है ना, वो भी नहीं निकलवा सकते। तो आपका अपना एटीट्यूड बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। किसी के साथ बात करने में, कहीं पर किसी इवेंट कंपनी में डील करना या फिर क्लाइंट से बात करना, बहुत पोलाइट होकर बात करना पड़ता है। मान लो थोड़ी उनकी थोड़ी अपनी, हाँ, लेकिन हर चीज़ जब ये है ना, छोटा सा मुंह अपना हाँ, दिखने में ही छोटा है, लेकिन जब बोलता है ना हाँ,
तो या तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बोल देता है या बहुत ख़राब। तो हमें बड़े कंट्रोल करके अपने इस मुंह को चलाना पड़ता है। तो थोड़ा कंट्रोल करके बोलो, ठीक है। एटीट्यूड अपनी जगह है, मुझे जिसको बुरा फील करवाना है मैं करवा देती हूँ। मेरी आदत नहीं है पीछे बात करने की, मुझे सामने बात करने की आदत है, इसलिए कुछ लोगों को मैं बुरी भी लगती हूँ। लगो, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती ना, पीठ पीछे तो नहीं बोल रही हूँ। कम से कम मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको बोल दिया कि नहीं अच्छी, भाई इस पे काम करो। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप थोड़ा पेनफुल हैं या आप कोई कोई ऐसे परेशान हैं या भूखे हैं या बहुत दूर से चल कर आए हैं और आपको लाइव परफॉर्म करना है, मतलब डिफिकल्ट कोई ऐसा सिचुएशन सर रहा हो? बहुत बार हुआ है ऐसा, हाँ, कोई बहुत ऐसा बार हुआ है। यादगार वाकया? मैं देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके जेब में पैसा हो तो आप रोटी खा सकते हो। हाँ, कई बार सामने लगी होती है खाने की प्लेट, टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप नहीं खा पाते। हाँ, तो और अब क्या होता है ना, इस सीजन में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ट्रैवल बहुत करते हैं। हाँ, ट्रैवल बहुत करते हैं तो नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती तो भूख भी नहीं लगती उससे। आप देखिए, कई बार आप सो के उठे, आप नींद हाँ, पूरी करें अपनी, उसके बाद उठेंगे ना तो आपको उठते ही भूख लगेगी, एक क्रेविंग होगी खाने की, हाँ, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो गई, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी बॉडी ने बता हाँ, दिया। अब हम शो पे जा रहे हैं और खाना है, सब कुछ है, जेब में पैसे भी हैं, लेकिन नहीं खा पा रहे, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, और परफॉर्मेंस देनी है, सामने सब बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं आपको, इतना टाइम। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमने ऐसे ऐसे ही किया है, सिर्फ तोड़ के हाँ, निवाले को, हाँ, इतने में अनाउंस हो गया, किरण जी फटाफट फटाफट स्टेज पे आ जाओ, आपका नंबर। हमने ऐसे उस निवाले को वापस, कि अपमान नहीं कर रहे हैं आपका, हाँ, मजबूरी है हाँ, जो वापस ये निवाले इस प्लेट में जा रहे हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा जो है हमारी, हाँ, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, अन्न हाँ, देवी का, क्योंकि हम सिर्फ इस पेट के लिए, दो रोटी के लिए तो कर रहे हैं ये सब। ये हाँ, बात, ये तो अब लोग लग्जरी लग्जरी सो कॉल्ड करने लगे हैं ना। हाँ, पहले तो लोग सिर्फ रोटी के लिए काम करते थे ना। अब लोगों को देख देख के कि यार उसने ये पहना है, इतना महंगा परफ्यूम लगाया है, तो मैं भी खरीदूं, ये खरीदूं। और हमारी लाइन भी ऐसी है, यहाँ पे लोग दिखावेगा। दिखाने वाले बहुत हैं, हाँ, भले ही उनके पास किश्त भरने के भी पैसे ना हो, हाँ, लेकिन दिखाएंगे कि जी हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है, हमें तो ये करना है। फेक लोग, आई हेट फेक पर्सन्स। सोशल मीडिया पे आप कितना एक्टिव हैं? सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव हूँ, थोड़े कम है। मैं कम, एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला अभी, फेक चीज़ें, हाँ, फेक चीज़ें मैं नहीं करती ना, ना मेरा फेक फॉलोवर खरीदती हूँ, ना मैं फेक कमेंट करवाती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ फेक। मैं अपने ही जोनल में चल रही हूँ। मुझे लगता है कि किसी को पसंद आने वाली चीज़ होंगी तो पसंद आ जाएगा, किसी को मेरे गाने अच्छे लगेंगे तो अच्छे लग जाएंगे, किसी हाँ, को नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे भाई। लेकिन उसके पीछे मैं अपने, अब सोशल मीडिया पे सर पता है क्या है, अभी मैं कुछ टाइम से होने लगी हूँ एक्टिव, कि मैंने अपने जूते भी ऐसे पहने ना तो फोटो खींच के डाल दी खटाक। ये कर रहे हैं सोशल हाँ, मीडिया हाँ, पे, क्या कर रहे हैं, हाँ, आइसक्रीम है जी, आइसक्रीम की फोटो डाल दी, इससे क्या एक्टिव करोगे आप? कितने लोग अपने गानों की वीडियो डालते हैं, बनाओ फिर, गाना डालो और नेचुरली उसको ग्रो करो। लेकिन नहीं, तुम्हें हर चीज़ में फेक चाहिए प्रोफाइल, तुम्हें व्यूज़ बढ़वाने हैं, तुम्हें अपने फॉलोवर्स बढ़वाने हैं, डेली मैसेज आते हैं मेरे पास जी, हाँ, इतने में इतने फॉलोवर्स बढ़वा लो, इतने में। मेरा ज़मीर नहीं मानता एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं, मेरा अंदर से ज़मीर नहीं मानता। मैंने कहा मैं तो दे दूंगी पैसे, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, 10,000 बढ़ हाँ, जाएंगे, हाँ, लेकिन मैं अपने मन का क्या करूं, उसे तो पता है ना कहीं कि कि ये पैसे देके चीज़ हाँ, तुम्हारी अपनी नहीं है भाई, हाँ, ये भीड़ तुम्हारी, तुमने खरीदी है, तुमने कमाई नहीं है, हाँ, ये फ़र्क है। तो मुझे कमाने पे मैं बिलीव करती हूँ, कमाओ, जो कमा के आपके पास आती है ना चीज़ें, वो टिकती हैं। वगैरह अभी अभी जैसे होता है ना आजकल, एकदम से रातों रात स्टार बन गया कोई, हाँ, फिर गायब, गायब भी तो हो जाते हैं ना हाँ, एक। तो मुझे वो गायब वाला समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि चाहे थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही चलना पे बिलीव करती हूँ। कोई नॉन फेस जिसके साथ आपने स्टेज शेयर किया हो, जैसे बड़ा नाम हो, उसके साथ आप प्रिपरेशन के साथ जाते हैं कि आज मुझे तो इनके साथ परफॉर्म करना है, कोई ऐसा लम्हा? देखिए, जब मैं किसी प्लेबैक सिंगर के साथ अगर स्टेज शेयर कर रही हूँ तो उसमें तो कई सारे नाम हैं ऐसे। उदित जी के साथ, उदित नारायण जी के साथ मैंने बहुत बार शोज़ किया, अच्छा, और अपना कुमार शानू जी, हाँ, उषा उत्थप जी, और भी कई सारे सिंगर्स हैं हाँ, जिनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया। तो उनके साथ ये रहता था ना, सुदेश भोसले जी,
और अपना जैसे अब मुझे पता चला कि उनके साथ मेरा इवेंट हाँ हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपने सॉन्ग की लिस्ट जो है वो आपको शेयर करते हैं, सॉन्ग की लिस्ट, तो उसकी प्रैक्टिस होती है। वो तो नहीं होते प्रैक्टिस पे, वो हाँ। सीधा स्टेज पर ही मिलेंगे वो सेलिब्रिटी हाँ, सिंगर, क्योंकि बिल्कुल। वो रहते हैं बॉम्बे में, हाँ। रहती हूँ दिल्ली, उनका फंक्शन इवेंट में, जो उनका इवेंट है वो दिल्ली में है, तो मैंने दिल्ली में ही अपना गई, जैमिंग किया, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद भी ठीक है अपना, फिर इस तरह से रहता है कि आपको गाने मिल जाते हैं और जैमिंग के लिए जाना पड़ता है, एक बार में 3-4 बार जाना पड़ता है उनके गाने, अच्छा, क्योंकि हाँ। एकदम कट टू कट वो बजाते हैं, फिर हाँ। उनके कुछ उन्होंने कुछ क्रिएट भी किया होता है अपना हाँ। लाइव शो के ना, कुछ हाँ। कुछ म्यूजिक थोड़ा चेंज की, अब इसके बाद ये वाला ऐसे गाएंगे वो, हाँ। वो हो तो इसे देख लेना, इस तरफ ये चीजें रहती हैं। कोई यादगार लम्हा रहा हो कभी ऐसा? मुझे ना, मैं स्टेज पर थी, मेरा शो था हयात होटल आर.के. पुरम में, हाँ। और वहाँ पर डोरेमी एक बैंड है, हाँ, जानता हूँ सतीश पोपली जी का। हाँ। वो हाँ। तब जसवंत सर भी थे, अब तो वो हाँ। नहीं रहे, हाँ। तो उनका शो था, तो वहाँ पर कुमार शानू जी आए हुए थे, हाँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कुमार शानू जी के साथ परफॉर्म करना है। वेरी गुड। मुझे स्टेज पर आके पता चला कि उनके साथ डुइट करना है, 2-3 डुइट सॉन्ग गाने हैं, तो मैं वहाँ स्टेज पे गई और वो सारे गाने लकीली मुझे आते ही थे, अच्छा। जो तेरी चुनरिया दिल ले गई, हाँ। कुछ कुछ होता है, ये वाले सॉन्ग्स थे उनके, लड़का बड़ा अनजाना है ये, हाँ। तो ये मैंने पहले ही सुना हुआ था, हाँ। तो मुझे टाइम नहीं लगा उसको उनके साथ शेयर करने में। तो जब मैंने गाया वहाँ पर स्टेज पे, तो कुमार शानू जी ने माइक में बोला कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में शो कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन पहली कोई फीमेल सिंगर मुझे दिल्ली की अच्छी लगी है। अच्छा। उन्होंने ये बात स्टेज पे बोली थी, तो सतीश जी, हाँ। जसवंत सर, उन्होंने मेरे जेब से 200 रुपये निकाले, 200, हाँ। उन्होंने मुझे दिया, कि मैं समझ नहीं पाई 200 क्यों दे रहे, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर 200 क्या होता है, हाँ। हम तो थोड़ा बढ़ा के तो दो। तो वो कह रहे कि ये वो नहीं है जो तू समझ रही है, आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है। हाँ। तो ये देखिए उनके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है हाँ। कि जो आप देखिए कितने साल कुमार शानू जी ने इस इंडस्ट्री पे राज किया है, बिल्कुल। और उनका ये कहना कि बॉम्बे में सिंगर की कमी नहीं है, दिल्ली में भी सिंगर्स की कमी नहीं है, लेकिन हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप स्टेज पे वो मुझे बोल रहे हैं कि पहली बार मुझे दिल्ली में कोई फीमेल सिंगर अच्छी लगी। हाँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरे लिए यादगार है चीज़ है वो करने वाली। आपके जीवन से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है कि कैसे एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली में पहचान बनाना। आपके पापा ने आपका सपोर्ट किया बहुत। और आपने रियलिटी शो में भी अपनी पहचान बनाई। उसके अलावा आप लगातार 20 ईयर्स से आप स्टेज के जी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मंच आपने साझा किया। जी। तो हमें लगता है इस जर्नी से बहुत सारे बेटियों के लिए और नए आर्टिस्टों के लिए भी एक प्रेरणा है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं जब आप कर सकते हैं। और आप अभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते, आप कहते हैं कि मैं अभी भी मेरा अभी सीख रही हूँ। जारी है। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट की यही पहचान है कि कभी अपने आप को फुलफिल ना करे कि मैं तो कंप्लीट हो गई हूँ, अब तो मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कभी लता जी ने भी नहीं कहा, अमिताभ बच्चन साहब भी नहीं कहते, नहीं अभी भी नर्वस होते हैं जब कैमरे के आगे आते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से हम सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि हम इतने सालों का तजुर्बा होता है। जब आप स्टेज पे जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं वहाँ पे? किसी भी स्टेज पे जाते हैं, ऑडियंस को, साउंड को या अपने टीम को, कैसे क्या नोटिस करते हैं सबसे पहले एज ए आर्टिस्ट? एज ए आर्टिस्ट सबसे पहले स्टेज पे जाके ऑडियंस ही देखती हूँ, क्योंकि म्यूजिशियन मेरे बैंड मेंबर तो हमेशा ही साथ रहते हैं, तो उनको हाँ। क्या देखूँ। हाँ। उनका सिर्फ ये रहता है कि वो अपना सारे इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइज करें हाँ। और साउंड चेक करें, हाँ। दैट्स इट। ऑडियंस कैसी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो किस तरह की है, गाने सुनने वाली है या डांस करने वाली है, और वो पहले गाने में मुझे पता चल जाता है अभी हाँ। तक। तो मतलब हाँ। अब तो इतना हो गया है कि आप समझ जाती हूँ कि हाँ। ऑडियंस को क्या चाहिए, तो पहले गाने में पता चल जाता है कि ये ऑडियंस जो है ये चुपचाप बैठ के ताली बजाने वाली है या डांस करने या वाले फिर हैं, डांस करने या सुनने वाली या है। सुनने वाली है। तो ये मैं सबसे पहले मैं यही नोटिस करती हूँ कि मेरे ऑडियंस कैसी है। कई बार तो ऑडियंस खुद आ जाती है, हाँ। किरण जी हमें बड़ा डांस करने का शौक है, देखो हाँ। अब आप देख लेना। हाँ। ठीक है, देख लेंगे। कई लोग ट्रैक पे भी गाते हैं जी। और कई लोग पूरे बैंड के साथ गाते हैं। तो बैंड के साथ करने में फ़ायदा है कि आप कोई भी सॉन्ग कभी भी उठा सकते हैं और कभी भी क्लोज कर सकते हैं।
ट्रैक पे गाना तो थोड़ा ज़्यादा टफ है क्योंकि आपको पूरा उसको उसके साथ बीट टू बीट चलना पड़ता है, रिदम से आउट नहीं होना है। तो आपको टफ कौन सा लगता है, मतलब बैंड के साथ गाना आसान लगता है या ट्रैक पे आपको कैसा लगता है? सर ट्रैक सिंगिंग और लाइव बैंड दोनों की अपनी अपने एक एक्सपीरियंस है ना। हाँ, ट्रैक पर जैसा जो है सेम टू सेम वैसे ही करना है। हाँ, इवन जो स्केल है उसको भी मेंटेन। उसी स्केल में आपको गाना पड़ेगा। और जैसे आप बीच में ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना चाहें हाँ। कि अब कैसा लग रहा है आपको, ये मेरे साथ गाओ या हाँ। हू वू करके, वो चीज़ आप ट्रैक पे तो नहीं कर सकते। थोड़ा बच कर करना पड़ता है क्योंकि आपको तुरंत पता है कि अब तुरंत अंतरा स्टार्ट होने वाला है। अंतरा स्टार्ट होने वाला है। हाँ, या तो इतना लंबा म्यूजिक हो उस बीच हाँ। में कि इतने टाइम हाँ। आप बोल सके, हाँ, है ना, हाँ। ताकि अंतरा शुरू होने से पहले फिर आप अपने उस चीज पर आ बूस्ट जाएं। कर लें उनको। यस, हाँ। तो वो चीज रहती है। कहा जाता है कलाकारों की एक अलग दुनिया है। जब वो नए जगह जाता है, हर बार नए ऑडियंस होते हैं, नया ऑडियंस होता है और वहाँ जाने के बाद आपको पेमेंट की चिंता नहीं है, पेमेंट तो एक डिफरेंट मैटर है। जी। लेकिन एज ए आर्टिस्ट जब संतुष्टि मिलती है, जब सामने वाला वाओ करता है, तालियां बजाता है, कोई ऐसा क्रेजी फैन भी बन जाते हैं आप लोगों के? हाँ सर, होता है क्रेजी फैन। आपको क्या लगता है ना, डर डर लगने लगता है फिर ऐसे क्रेजी फैन से। हाँ, एक फैन आया, हाँ। उसने बोला मैम पिक्चर, समझ में आता है, हाँ, ठीक है पिक्चर। हाँ, एक आया, उसने अपना शर्ट उठाया ऊपर, कह रहा मैम ऑटोग्राफ, हाँ, नाम, चलो ये भी समझ में आता है, ठीक हाँ। है। लेकिन कोई फैन आकर शर्ट ही उतार दे ऐसा हुआ है क्या या कभी? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हाँ, मैं बहुत मतलब अनकंफर्टेबल हो गया था मेरे लिए। जाहिर सी बात है ना, आप हाँ। इतने ऑडियंस है, उसने पता नहीं वो जिसने शर्ट उतारी है वो होश में है भी या नहीं है होश हाँ, में, हाँ, करना क्या चाह रहा है वो भाई। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको खुद शर्म आ जाती है, अरे ये कैसा फैन है भाई जो शर्ट उतार रहा है, और उससे बहुत होता है ऐसा। लेकिन हम ध्यान नहीं देते क्योंकि तब तक कोई ना कोई रहता है आसपास में उस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ। भाई हमारी हाँ। आर्टिस्ट है, कोई बदतमीजी ना करे। हाँ। उससे पहले वही है, अरे पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा, कर देते हैं। अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती? मैं डॉक्टर या नर्स होती, 110%, बिल्कुल, अच्छा। नो डाउट। अभी भी मैं देखती हूँ ना किसी को चोट लगी है तो वो तो मैं पूरा हाँ। ड्रेसिंग करने लगना है, ऐसे करना है, वैसे हाँ। करना है, मैं कर लेती हूँ। कहा जाता है जो सिंगर होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से परहेज करते हैं। कई लोग ठंडा गरम नहीं पीते या कई लोग गोलगप्पे नहीं खाते। ऐसा क्या आप भी करते हैं? सर मैं ना परहेज नहीं करती, हाँ, मैं सब खाती हूँ, सब कुछ, लेकिन मैं बहुत मूडी हूँ। मैं ये गोलगप्पे, चाट पापड़ी, भल्ला फाफड़ी, ये जितने भी चटपटी चीज़ें, अचार वचार, ये मैं कुछ नहीं खाती। इसलिए नहीं खाती कि गले की वजह से नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है पर्सनली ये सब खाना। अच्छा। मुझे कोई मजबूरी है ना अगर, कि ऑप्शन ही नहीं है कुछ खाने का मेरे पास। हाँ, कई बार आपने अभी थोड़े टाइम पहले सवाल हाँ। पूछा था ना कि आप हाँ। कैसे खाना, हाँ। कैसे, कई बार ऐसा भी हो जाता है भूखे प्यासे भी हाँ। स्टेज पे चले जाते होगे। हाँ। तो अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे हाँ। पता है मेरे सामने गोलगप्पे हैं, भल्ला पापड़ी है, हाँ। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मुझे वो मजबूरी है। मजबूरी में खाना, वो मजबूरी में खाना अलग बात है, अदरवाइज मुझे दूर दूर तक कोई शौक नहीं है। और मैं खाती सब कुछ हूँ जब हाँ। मेरा मन करता है तब। तो मैं अपने गले को शुरू से ही, मेरे पापा कहते थे कि कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिमाग में घर कर लिया ना कि हाँ। इसे खाने से गला बैठेगा, हाँ। तो बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज हाँ। जल्दी होती है, जल्दी हाँ। असर करती है। इसलिए मैंने फिर शुरू से ही रहा कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, मैं सब खिलाऊंगी। प्लेबैक करना ज़्यादा आसान लगता है या लाइव? क्योंकि प्लेबैक में एक भी ज़रा सी बारीकी होती है, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब हम लोग माइक के आगे गा रहे होते हैं तो कुछ भी गलती हो तो तुरंत उसको दूर किया जा सकता है, रीटेक लिया जा सकता है। लाइव में ऐसा चांस नहीं होता क्योंकि जो आपने गाया वो गाया। तो आसान एज ए आर्टिस्ट आपको कौन सा लगता है, मतलब लाइव परफॉर्मेंस या फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो? सर दोनों अपनी जगह पे ना टफ है। आप ये नहीं कह सकते कि लाइव आसान है अच्छा। या स्टूडियो आसान है, दोनों की अपनी एक वो है। अब बस ये फ़र्क है कि हम जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें मौका मिल जाता है गलती को ठीक करने का, हाँ। कि अगर हमने ये चीज़ गलत लगाई है या गलत गा दी है, या बेसुरा हो गया, कनसुरा हो गया, तो उसको हमने दोबारा से हम गा सकते हैं, तो गा देते हैं। लाइव में जो गा दिया वो गा दिया, अच्छा। उसमें फिर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते अब तो। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि आप पहले से ही सब कुछ साउंड मशीन में ऑटो ट्यून
हाँ ये सब चीज़ें इनबिल्ट आने लगी हैं। तो कोई सिंगर जो बड़े बड़े हाई फाई सिंगर्स होते हैं वो शायद लगता भी है उनके उसमें हाँ साउंड कार्ड वगैरह, हाँ जिससे आपकी आवाज़ बहुत छन के बाहर हाँ आती है। तो लाइव भी मुश्किल है, और लेकिन लाइव में ना इंसान मुझे लगता है कम थकता है, हाँ स्टूडियो में ज़्यादा थक जाता है। एक गाना गाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर कोई अच्छा स्टूडियो रिकॉर्डर है ना, हाँ जो आपकी वॉइस डब कर रहा है, वो तसल्ली से फिर बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये मतलब ऐसा ही जैसे गाया है वैसे ही करना है उसको। कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हो तो वो इतने ही मीटर में आना चाहिए, उतना नहीं। तो मेरे लिए मुझे लगता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हैं। अभी मैंने देखा संगम कला ग्रुप का फिनाले चल रहा था कमानी में, तो वहाँ पे हरिहरन जी आए थे और हरिहरन जी ने फिर से वही बॉम्बे का रोज आ जाने मन हाँ जब हाँ उन्होंने हाँ। गाया, तो जैसा हमने लाइव में सुना था, जैसा मैंने इनको फिल्मों में सुना था, वैसा लाइव भी उन्होंने बिल्कुल आवाज़ में सही। कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, और बहुत ही ठहराव के साथ उस गाने को गाया। तो ये हमें लगता है अनुभव तजुर्बे से हो जाता है। सर देखिए, हरिहरन जी बहुत लेजेंडरी सिंगर हैं, बहुत मंजे हुए सिंगर हैं। वो आ, खुद में एक ऐसी हस्ती हैं हाँ जिनको लोग देख के सीखते हैं। बिल्कुल बहुत उनका गाना गाना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं बच्चों का गाना मतलब नहीं ये नहीं कि तुमने बस कर दिया गा नहीं दिया, नहीं 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 नहीं। उनका गाना तुम उनके सामने नहीं गा सकते हो। बिल्कुल पता है। हाँ इतना उनको छोटी से छोटी चीज़ भी वो समझ जाते हैं। हाँ और मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे भी मिली हूँ। हाँ चलिए वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हमें मतलब ऐसे आर्टिस्टों से सीखना चाहिए। ये भी उनमें से एक हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और वो काफ़ी सालों से गा रहे हैं। उन्होंने ए आर रहमान जी के साथ और बड़े बड़े लेजेंडरी हाँ म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया है। वो खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो जैसा यहाँ पे गाएंगे हाँ वैसे ही वो स्टूडियो में गाएंगे, और वैसे ही वो स्टेज पे गाएंगे। अब धीरे धीरे हम सभी समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा गाना जो तड़कता भड़कता हो, या सुनिधि चौहान स्टफ का। मेरा एक्चुअली अपना जो गाना है, हाँ जो JM रिकॉर्ड से लॉन्च हुआ है जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही, हाँ उसमें मुझे टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और मैं हाँ चाहती हूँ मेरी ऑडियंस उसे सुने और कमेंट करे, प्यार हाँ दो यार, नफरत दो चाहे प्यार दो, बट डोंट इग्नोर मी, क्योंकि मुझे लोग इग्नोर नहीं कर पाते। हाँ तो चलिए मैं वो सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। पहली दफा यूं मिल के लगा है तुझसे ये रिश्ता, अब का कहाँ है। तू मेरे हर जन्म से ही मुझसे जुड़ा है। तू मेरे साथ ही जिया और संग मरा है। तू मेरा प्यार भी बना, मेरी सजा भी। तू मेरे कल में भी बसा, तू मेरा आज भी। वाह बहुत खूब। थैंक यू आपकी आवाज़ थोड़ा पलक जैसे भी लगती है। जी। कौन तुम्हें यूं प्यार कौन करेगा, तुम्हें ये प्यार मेरा करेगा, पसंदीदा गाना है। तो इसलिए सुनाती हूँ आपको। हाँ
करीब श्रेया घोषाल। वेरी गुड। मॉर्निंग पर्सन है या लेट नाइट वाले बंदे हैं? मॉर्निंग पर्सन। साड़ी लुक कैसा लगता है या वेस्टर्न लुक ज़्यादा आपको पसंद करते हैं? साड़ी लुक ऑब्वियसली। अच्छा, मैंने कोई आपके कहीं देखा नहीं साड़ी। मुझे एक्चुअली वो इवेंट के हिसाब से थोड़ा हाँ। ऐसे ही क्राउड रहता है, बट पर्सनली साड़ी बहुत पसंद लाइव ऑडियंस ज़्यादा पसंद है या यूट्यूब वाले? है। लाइव ऑडियंस। वन सिंगर जिसको आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसको लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा कोई सिंगर जो लाइफ में होता है ना कि यार ये तो मेरे जैसे ही है या मैं ऐसा बनना चाहती हूँ? मैं 2 सिंगर्स का नाम लूंगी इसमें। एक तो सुनिधि चौहान। Great. सुनिधि चौहान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है स्टेज पे परफॉर्म करने का, वो कमाल। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, और अगर आप थोड़ा पीस चाह रहे हो, थोड़ा सुकून चाह रहे हो, तो श्रेया घोषाल। ये Fame या- दोनों मुझे बहुत Very good. पसंद है। फेम या पीस? मतलब ज़्यादा शोर शराबा शोहरत चाहते हैं या शांति? पहले सुकून? फेम फिर पीस। म्यूजिक या फैमिली टाइम? फैमिली टाइम। यस। वन हैबिट जो आप चाहते हैं चेंज होना चाहिए एक वर्ड में? ऐसा कुछ हैबिट है नहीं जो मैं चेंज करूँ। यस, मैं कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा देर तक सोती हूँ, वो मैं चाहती हूँ मेरा चेंज हो जाए हैबिट। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? पीस। अगर देखिए, इंसान तो है ना कुआं जैसा है, कितना भी सिक्का डालो वो खाली रहता है, डालते रहो उसका पानी कभी सूखता नहीं ना, वैसे ही। तो आपको सक्सेसफुल होना है, आप मेहनत करते रहो, लेकिन दूसरों को देख देख के इंस्पायर मत हो, अपनी खुद की जर्नी आगे रखो। कभी स्टेज पर लिरिक्स भूलें बहुत बार। तो उस समय क्या करते हैं? फिर म्यूजिशियन की तरफ देखती हूँ, देख लेता हूँ क्या था बजा दो। रिहर्सल या ट्रैवलिंग? रिहर्सल। मतलब फैन ज़्यादा इमोशनल होते हैं या फैमिली मेंबर्स? फैमिली मेंबर। कंट्रोवर्सी या बोल्ड क्वेश्चंस, मतलब आप कैसे चाहते हैं जैसे कि आप मतलब लोगों से बिंदास बात करते हैं, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो भिड़ भी जाते हैं या कभी कभी समझौता कर लेते हैं? नहीं, मैं भिड़ जाती हूँ। रियलिटी शो या पॉलिटिक्स, क्या पसंद है? दोनों ही फेक हैं। और दोनों ही, चाहे रियलिटी शो चाहे पॉलिटिक्स, ये सब अपने फायदे के लिए लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इसलिए रियलिटी और पॉलिटिशियन दोनों ही मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फीमेल सिंगर को क्या मेल सिंगर से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? जी, स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी आप मेल बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भाई है। ऑटो ट्यून में रियल सिंगिंग को नुकसान पहुंचा है या एक उससे थोड़ा सुधार हो जाता है? सर मुझे लगता है नुकसान ही है ऑटो ट्यून से। वो उनके लिए अच्छा है जो नहीं गा पाते, लेकिन जो सही गा रहे हैं उनके गले में तो मत लगाओ ऑटो ट्यून। जो अच्छा गा रहे हैं उनके गले में आपको ऑटो ट्यून लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार बीच बीच में हो जाता है, थोड़ा सुर ऊपर नीचे, लेकिन ऑटो ट्यून मुझे नहीं लगता, मुझे तो बेकार लग रहे हैं ऑटो ट्यून। आजकल बहुत सारे सॉन्ग छोटे छोटे बनाते हैं और ट्रेंड में आ जाते हैं, तो वे अच्छा है या नुकसान है? सर हर तरह का क्राउड है ना, आपका सॉन्ग अच्छा होता है तो लोगों को पसंद आ जाता है। कई बार अच्छा नहीं है, उसके बाद भी लोग उस वजह से देखते हैं कि ऐसा क्या है सॉन्ग में जो सब देख रहे हैं, चलो हम भी देख लें। ये भेड़ चीज़ है, चाल। भेड़ चाल। तो मुझे लगता है कि आप हर तरह के लोग हैं ना सर सोशल मीडिया पे, अब वो जो रील है वो क्या दिखा रही है, बच्चों के लिए कैसी है, वो बड़ों के लिए कैसी है, या कोई उसमें वॉयलेंस तो नहीं है किसी तरह का है। तो हर तरह के लोग, आप सिंगिंग करो, आप देखो जहाँ जो सादगी वाले जितने रील होंगे उनके व्यूज़ आप उठा के देख लो, और जिसमें इस तरह की चीज़ें होंगी उल्टी सीधी उनके व्यूज़ आप देख लो। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं हो पाओगे, थोड़े टाइम के लिए रहता है। फिर बनाओ या रील बनाओ, लेकिन एटलीस्ट कुछ अच्छा मैसेज तो दो ऑडियंस को। हाँ, आप जितना अच्छा गाते हैं उतने अच्छे दिखते भी हैं। क्या हमारे अलावा भी किसी ने ये बात बोला है? अभी तो बात सच है, इसमें क्या है। खुद की तारीफ करना इट्स नॉट बैड थिंग। और मैं तो खुद अपनी तारीफ खुद करती हूँ, शीशे में जाके खड़ी होकर बोलती हूँ कितनी क्यूट है यार, तू कितनी प्यारी है। भगवान ऐसे लोगों तो तुमने बनाने ही छोड़ दिए। मैं खुद स्पेशली शीशे के सामने जाके बोलती कि भगवान मेरे ऐसे लोग तो तुमने बनाने ही छोड़ दिए, क्योंकि मैं हूँ अच्छी, सच में अच्छी। तो आपकी बहन लड़ती नहीं आपसे? मेरी बहन तो मुझे बोलती है भगवान मैं इतनी इससे ज़्यादा अच्छी क्यों वो तो मेरी बहन बोलती है कि मैं ज़्यादा फेमस हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। मैंने कहा तू हो जा। हाँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। हम एक दूसरे को ये बोलते हैं कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ। बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप ये जो लाइन ऐसी है ना सर, हमारी
फील्ड, हाँ इसमें आप पहले स्टार्टिंग में कितने भी लल्लू पल्लू हो जाओ, ये इंडस्ट्री आपको स्मार्ट बना ही देती है। आप कितना भी करो, ये आपको स्मार्ट बना देगी। आपको पहनने ओढ़ने की तमीज़ आ जाएगी, आपको मेकअप करने की तमीज़ आ जाएगी, आपको बात करने की तमीज़ आ जाती है। ये लाइन बहुत कुछ सिखाती है। और आखिरी सवाल, आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? सर मुझे इतना अच्छा लगा कि आप मेरी एनर्जी से आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितना टर 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 करके बोल रही हूँ, क्योंकि यही मेरी रियल पर्सनालिटी भी है, चाहे ऑन कैमरा हो या फिर ऑफ कैमरा हो, घर हो या बाहर, शो हो या कहीं स्टूडियो, मैं ऐसी ही हूँ। और इतनी खुशी मुझे मिल रही है, ऐसा लग रहा है ना कि एक दोस्त मिल गया जो पूछ रहा है और सुना कैसा चल रहा है, और सुना कैसा चल रहा है। मतलब एक मन की बात, हाँ बिना ये सोचे कि सामने वाला मुझे जज नहीं कर रहा है, वो हाँ। जानना चाहता है कि क्या किरण क्या चल रहा है, बता हाँ जिंदगी में क्या चल रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत, मतलब मुझे पर्सनली या प्रोफेशनली लेवल पर भी बोलें, इतना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी पॉडकास्ट ये रिलीज हुआ, मैं देखूं। तो जाते जाते कोई जाने वाला गाना जब हम किसी को बाय कर रहे होते हैं तो क्या गाएंगे? लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े, असा हुन टुर जाना रे, दिन रैन गए थोड़े, असा हुन टुर जाना रे, दिन रैन गए थोड़े। तो बहुत बहुत आभार, आज थैंक यू सर। आपने समय निकाला टॉक विद टंडन Thank के you लिए। so much, और टंडन जी। ऐसे ही आप गाते रहें, छाते रहें Thank और you. अपनी पहचान बनाते रहें और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायर करते रहें, Thank you. आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। देखते रहिए टॉक विद टंडन। हर रविवार रात 8 बजे नए नए पर्सनालिटी से मुलाकात होगी। आपको आज का यह जर्नी, आज का यह कहानी और आपको ये स्टोरी कैसे लगी, किरण उपाध्याय बनने के लिए कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है तब आप किरण बनते हैं, तो हमारी बहुत सारी बेस्ट पीसेस के साथ अगले रविवार रात 8 बजे फिर नए मेहमान होंगे, फिर नई कहानी। देखते रहिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन। जय हिंद। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सब